देखो यहाँ पर मैं नया क्या कराने वाला हूँ, वो ये कि जैसे स्पेसिमेन पेपर है जो कि आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। स्पेसिमेन पेपर का जो 2024 का आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, और वही स्पेसिमेन पेपर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। पहले ही मुझे बताओ, एग्जाम से पहले स्पेसिमेन पेपर हम सॉल्व क्यों करते हैं? ताकि पता चले डिफिकल्टी लेवल कैसा हो सकता है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। राइट। इसका मतलब क्या टीचर अपना प्री बोर्ड सेट करने के लिए, प्रीलिम्स पेपर सेट करने के लिए स्पेसिमेन पेपर को फॉलो करते होंगे, तभी तो हम सॉल्व करते हैं। राइट। तो ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, स्पेसिमेन पेपर एज ए स्टूडेंट क्या करता है कि उनके आंसर्स तो याद हो जाते हैं, थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं। वैसे तो मैंने जो सॉल्यूशन दिया है स्पेसिमेन पेपर में, वो आपको पता ही है कि उसमें कुछ हिंट भी दिया है। लेकिन वो जो हिंट दिया है वो भी लिमिटेड है। और एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा हिंट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो जो मैंने अपना सॉल्यूशन में स्पेसिमेन पेपर में काफ़ी हिंट दिए हैं, जैसे बाकी के जो टीचर्स इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत वो भी बताते हैं। बट मैंने उससे ज़्यादा ही थोड़ा सा देने की कोशिश की है, और मतलब हिंट पर अगर फोकस करोगे तो ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका इनहेरिटेंस था आंसर, तो मैंने बताया था एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म याद कर लेना। तो जो मैंने ऑलरेडी आपका ये सॉल्यूशन वाला पेपर बनाया था उसमें जो हिंट दी थी, उनसे थोड़ा सा अलग हटकर हम करने वाले हैं स्पेसिमेन पेपर को। और अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ भी सकते हो, या अभी कोई डाउट है। और हाँ, एक और चीज कि मैंने नोटिस किया कि जो ये है ना आपका, मैं बोल रहा था ना कि वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आएंगे या नहीं, एक्सट्रैक्टिंग द वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने ये निकालने की कोशिश की थी थोड़ा सा रिसर्च। ये 2023 का है, जिसमें स्पेशली बोला गया है प्रोग्राम बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड। बट जब मैंने देखा 24 का, तो उसमें ये वाला जो नोट था वो नहीं दिया था। तो अगर नहीं दिया है, इसका मतलब एक्सट्रैक्टिंग द वर्ड आ सकता है। राइट, क्योंकि वो फिर नोट हटाने की जरूरत ही नहीं थी। तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। और मींस बेस्ड ऑन वर्ड आ सकता है, इसलिए हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। बट आज की क्लास में बेस्ड ऑन वर्ड्स पर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि पहले तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट इतना है कि मैं बेस्ड ऑन वर्ड्स वाले प्रोग्राम्स भी कराने वाला हूँ अभी। और वैसे तो मैंने अपनी नोट्स में से हटाया ही नहीं था बेस्ड ऑन वर्ड्स। राइट। तो सेक्शन ए से स्टार्ट ना करके सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल, ओ, ई शॉप का पेपर मतलब क्वेश्चन इसमें था। मैं तो जब वो 10 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए थे लाइव स्ट्रीमिंग में, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो इस स्पेसिमेन पेपर का था। ई शॉप का क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, और इस पर डिपेंडेंट 10 क्वेश्चंस हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में कर चुके हैं। तो ये वाला तो टेंशन खत्म हो गया हमारा। वो 10 क्वेश्चन कर लोगे, उससे काम चल जाएगा। फिर है यहाँ पर डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इन इंटीजर एरे ऑफ। क्योंकि देखो, मैं इसलिए सेक्शन बी पर आया और जल्दी जल्दी बताने के लिए कि बाई चांस 1 आवर के अंदर आते आते मतलब सेक्शन ए में ही पूरा टाइम चला गया, तो सेक्शन बी रह जाएगा। इसलिए सेक्शन बी को थोड़ा सा केवल लाइटली मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। और एक होता है डीपली। डीपली का मतलब मैं यहाँ पर जो बताऊंगा उसका आंसर भी लिख कर दूंगा। मैं केवल बताऊंगा, आंसर लिख कर नहीं दूंगा। कि वो आपको खुद से सोचना है, आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बाद में पूछ लेना मुझसे। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 को हमने डिकोड कर लिया। क्वेश्चन 3 के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना स्पेसिमेन पेपर उसमें से, लाइव स्ट्रीमिंग में से, वो आपके पास हैं भी ऑलरेडी। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो मैं दे दूंगा, मैंने पीडीएफ नहीं बनाया लेकिन अभी। बट इंडिविजुअली अगर आंसर चाहिए उनका, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उनके आंसर्स कॉपी करके दे दूंगा। अब क्वेश्चन 4 है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इन इंटीजर एरे ऑफ साइज 10। अब इसके लिए स्पेशली आपको क्या क्या याद रखना है, बस वो मुझे बताना है थोड़ा सा। वैसे पहले तो मैं आपकी ही थिंकिंग जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से इस चीज को देखते हो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चों को पता होगा, जितने भी आईसीएसई बोर्ड में
इसे फॉलो करने वाले हैं उन सबको पता होगा इसका आंसर। बट आप इसे दूसरी तरीके से क्या देखते हो? इस क्वेश्चन को डिकोड करना है, इसके इस पर डिपेंडेंट दूसरे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बताना है आपको। एक एक करके बताइए। गगन, आप बताइए। सर स्ट्रिंग आ सकता है, नेम्स आ सकता है, 10 नेम्स एंटर करना है और उससे शॉर्ट करना। इसका मतलब हमने डिकोड किया, इंटीजर की जगह पर कोई भी डेटा आ सकता है। मींस स्ट्रिंग आ सकता है, कैर आ सकता है। इंटीजर के बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग आया वो तो टेंशन ही नहीं है, वो तो एज ए इंटीजर से हो जाएगा। लेकिन अगर कैर आ गया तो थोड़े से रूल्स चेंज हो जाएंगे। इवन रूल चेंज नहीं होंगे, बस कैर वेरिएबल चेंज होगा, स्ट्रिंग में थोड़ा रूल चेंज हो जाएंगे। डबल इक्वल टू की जगह पर आपको कंपेयर टू फंक्शन लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना है वो तो मैंने अपने नोट्स में दिया है, वहां से कर लेना। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, डीप में जाऊंगा तो इसी में पूरा टाइम चला जाएगा। मैं चाहता हूँ पूरा पेपर ही डिकोड हो जाए कंप्लीटली। ओके। एंड चलो, इसका मतलब ये अच्छा बताया पॉइंट कि जब आप बबल सॉर्ट, सॉरी यहाँ सिलेक्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट जब आप करोगे तो पहले देख लेना डेटा टाइप क्या है। पता चला उन्होंने कैर बोला है, आप इंटीजर में कराए, उन्होंने बोला है बाइट, आपने इंटीजर में कर दिया, उन्होंने बोला है लॉन्ग या फ्रैक्शनल वैल्यूज, आपने इंटीजर में कर दिया, तो वहीं पर फर्स्ट इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आप एरे बना रहे हो उसका डेटा टाइप क्वेश्चन में क्या गिवन है कल के लिए। अगर कल का पेपर है, जिस बच्चे का कल का पेपर है, मैं उनको बोल रहा हूँ। ठीक है, एक तरह से पेपर का में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आप याद रख सकते हो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से बहुत अच्छा पॉइंट मिला हमें। दूसरा पॉइंट बताइए, चार भी आप बताइए, नेक्स्ट पॉइंट। सर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकता है और बबल सॉर्ट आ इसका सकता दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है और सिलेक्शन का बबल सॉर्ट हो सकता है। है। हाँ। इसके अलावा अब कौन बचा? उदीप, आप बताइए। मेरा आप भी डिसेंडेंस ऑर्डर और बबल सॉर्ट ही था सर। ओके। तो यहां तक आपकी थिंकिंग फिनिश हो जाती है कि आप इतना सोचते हो कि इस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट इतना इतना आएगा। अब मैं क्या सोचता हूँ कि जब मैं इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का आ गया, यहाँ बबल सिलेक्शन सॉर्ट का आ गया, यहाँ पर स्ट्रिंग का आ गया, एंड ये 2D एरे आ गया, और ये एक डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, राइट। एंड यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, फिनिश हो गया, राइट, और तो कुछ नहीं है। अब मैं इसी क्वेश्चन, इसका मतलब यहाँ पर मुझे सिलेक्शन सॉर्ट मिला। आप एज अ स्टूडेंट आप इतना तो सोच लोगे, राइट। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या सोचना है कि जब मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया तो मुझे सर्चिंग सॉर्टिंग नहीं, सॉरी सॉर्टिंग तो ये है, सर्चिंग नहीं मिला। तो क्या इधर इस क्वेश्चन की जगह पर बाइनरी सर्च नहीं आ सकता? मतलब लीनियर एंड बाइनरी सर्च आ सकता है ना? यस सर। तो एक आपको ये भी सोचना है। लेकिन जो बंदा केवल जो भी स्टूडेंट इस पेपर को सॉल्व करके जाएगा उसके माइंड में तो केवल सॉर्टिंग का प्रैक्टिस करके चला जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन सॉर्ट कर लेगा, बबल सॉर्ट कर लेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेगा, बस। इस क्वेश्चन में से उसके माइंड में केवल 4 क्वेश्चन जनरेट होंगे। जबकि लीनियर सर्च भी जनरेट होना चाहिए, बाइनरी सर्च भी जनरेट होना चाहिए, और एरे के लॉजिकल क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि एरे का बस इस टाइप का क्वेश्चन आया है। हो सकता है ना तो बबल सॉर्ट आए, ना सिलेक्शन सॉर्ट आए, ना लीनियर सर्च आए, ना बाइनरी सर्च आए, एक लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए एरे से रिलेटेड। ऐसा भी तो हो सकता है। एरे से रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है और बाइनरी सर्च लीनियर सर्च आ सकता है, तो इतना ही डिकोड होगा। तो काफी चीजें आपने बहुत अच्छा बताया, मतलब लेवल 1 आपने क्लियर कर दिया, लेवल 2 मैंने क्लियर कर दिया। तो क्वेश्चन 4 का डिकोड ये हो गया। अब बात आती है स्ट्रिंग की। समझ में आया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्या करना है? डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग। अब जैसे एज अ टीचर, अगर सपोज मैं भी बना रहा हूँगा तो मैं ये सोचूंगा ना, बच्चे की थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचूंगा कि सिलेक्शन सॉर्ट है और काफी बच्चों ने ये स्पेसिमेन पेपर किया है, और सिलेक्शन सॉर्ट इसमें दिया है तो बबल सॉर्ट भी बच्चों ने कर लिया होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग अलग दें, मतलब उससे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें बाइनरी सर्च डाल दूंगा। सपोज कल के पेपर में हो सकता है बाइनरी सर्च आ जाए, क्योंकि बाइनरी सर्च भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो सिलेक्शन सॉर्ट की जगह पर बाइनरी सर्च डाल दिया। तो जहां तक एज अ स्टूडेंट सोच नहीं पाता, टीचर उसके थोड़ा आगे सोचता है और उसके बेसिस पर काम करते हैं।
जैसे मैं भी पेपर बनाऊंगा तो मैं भी ये सोचूंगा, अच्छा सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट कर लिया होगा बच्चों ने, बाइनरी सर्च डालते हैं पेपर में, है ना। तो अब आते हैं यहाँ पर, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग कन्वर्टेड इनटू अपर केस, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स। अब यहाँ नंबर ऑफ वॉवल्स पूछ लिया है, काउंट डिस्प्ले करना है, condition पूछ लिया है। हाँ, पहले तो आप ही बताओगे इसका डिकोड करके, इस क्वेश्चन में आप कितना सोचते हो? सर पहले तो इससे पता चल जाता है कि लाइक वर्ड रिलेटेड नहीं, लाइक अल्फाबेट रिलेटेड आएगा। हम्म, कैसे, मतलब समझा नहीं। इसका इसमें जैसे रिवर्स का आ सकता है सर। इन्होंने अपर केस बोला है तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं, है ना। हो सकता है अभी जो क्वेश्चन आए उसमें वो लोअर केस कन्वर्जन बोल दें, तो क्या होगा, आपने प्रैक्टिस तो अपर केस का किया है, तो वही माइंड में घूमता है, अपर केस अपर केस अपर केस, और एग्जाम में भी हम एज इट इज अपर केस लिख देते हैं, मतलब कन्वर्जन में, क्योंकि माइंड, काफी बच्चे तो रट लेते हैं ना। टीचर को क्या चाहिए, रटा हुआ नहीं चाहिए। टीचर को पता है कि आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आए होंगे स्पेसिमेन पेपर की, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? तो आपको टू अपर केस जो आपने फॉलो किया होगा वो रटा होगा, तो आप एज इट इज लिख दोगे। लेकिन आपने अगर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा है, आप सोचोगे ना ऐसी गलती कौन करता है, करते हैं, मैंने देखा है ना टेस्ट पेपर्स में। और जो लेटर्स है उनको काउंट करना है, अ, और डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर आया वॉवल्स को डिस्प्ले करना। अच्छा और बताओ, अपर लोअर मैंने बता दिया, और क्या लग रहा है इस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट और कौन सा आ सकता है, मतलब डिपेंडेंट बताना है थोड़ा सा, ज्यादा आउट ऑफ ट्रैक मत जाना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिपेंडेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं ना, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की सोच रहा हूँ यहाँ पर। सर वोवेल वोवेल को डिजिट में कन्वर्ट करने को बोले। डिजिट्स मतलब एस्की कोड, नॉट अ डिजिट, वी कांट से डिजिट। वॉवल्स को एस्की कोड में, मतलब वॉवल डिस्प्ले करना है, साथ में उनका एस्की कोड डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले इट्स एस्की कोड, है ना। यही बोलने की कोशिश कर रहे हो ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी तो आता है ना। यस सर। तो डेट इज गुड पॉइंट। वॉवल्स के साथ साथ आप उसका एस्की कोड डिस्प्ले करो, बट उससे डिस्प्ले करने का तरीका क्या होता है, मतलब एस्की कोड में या तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर लो, आप ब्रैकेट में इंट लगा दो कैरेक्टर में, तो वो ऑटोमेटिकली एस्की कोड में डिस्प्ले हो जाएगा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दीजिए। एंड ठीक है, कौन इंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का अनदर फॉर्म? सो vowels के जगह लाइक काउंट स्पेशल कैरेक्टर्स डिजिट्स या वो सब। यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज किया है वॉवल, वॉवल की जगह पर आपका सिंबल्स हो सकते हैं, अपर केस लेटर हो सकता है। और वॉवल की जगह उसका नेक्स्ट वर्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, अपर केस, लोअर केस एंड कंसोनेंट्स, इसको उल्टा कर दिया, कंसोनेंट्स हो गए, कंसोनेंट्स को भी पूछ सकते हैं, डिस्प्ले नंबर ऑफ कंसोनेंट्स। ओके, तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाएगी ना, कंसोनेंट्स को, अब वॉवल देखो यहाँ पर ट्विस्ट क्या आएगा, वॉवल की 5 कंडीशंस आप लगा देते हो, कंसोनेंट्स की यार 21 कंडीशन डालोगे क्या? हाउ कैन यू गेट द कंसोनेंट्स? सर नॉट इक्वल टू का फंक्शन लगाया। हाँ, नॉट इक्वल टू को बहुत स्पेशली लगाना पड़ेगा। सबसे अच्छा मैं तरीका बता रहा हूँ, उसे फॉलो करना। नॉट इक्वल टू इज नॉट अ सॉल्यूशन कंप्लीटली, क्योंकि नॉट इक्वल टू के साथ साथ आपको एंड भी लगाना पड़ेगा और ऑपरेटर की जगह पर। ज्यादातर स्टूडेंट नॉट इक्वल टू लगा देते हैं, बट एंड और ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर करना भूल जाते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जब आप कंडीशन लगाते हो CH डबल इक्वल टू ए, और CH डबल इक्वल टू ए ई, तो इस टाइप से आप कंडीशन लगाते हो, इस कंडीशन को पूरा एज इट इज लगाओ और यहां नॉट लगा दो, इंस्टेड ऑफ नॉट इक्वल टू। जस्ट रिमेंबर दिस नॉट, आप डबल इक्वल टू को नॉट इक्वल टू में तो कन्वर्ट करते हो, ये है ये तो नॉर्मल थिंकिंग है, दिस इज अ नॉर्मल स्टूडेंट जो क्या करेगा, डबल इक्वल टू को नॉट इक्वल टू में कन्वर्ट करेगा, दिस इज अ क्या बोलेंगे हम इसको, नॉर्मल स्टूडेंट, क्योंकि दिमाग में यही सबसे पहले आएगा। आप समझ पा रहे होगे मेरी फीलिंग कि मैं क्या बताना चाहता हूं, बट आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है,
डबल इक्वल टू कन्वर्ट करना है किस में, नॉट में। अब ये मैं क्या नया बता रहा हूँ ये यही है कि पूरा डबल इक्वल टू का कंडीशन लगाओ। लाइक मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कंडीशन को कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। अम, जैसे सी एच डबल इक्वल टू ए, तो सबसे पहले इसका अपोजिट फॉर्म निकल कर आता है माइंड में, सी एच नॉट इक्वल टू ए। ये हो गया नॉर्मल स्टूडेंट, बट नॉर्मल में मत जाओ, प्रॉब्लम हो सकती है। आप क्या करो, सी एच डबल इक्वल टू ए का नॉट लगा दो। ये दोनों का मीनिंग सेम है, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग। तो जब सेम है तो हम ये क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, क्योंकि एक वजह है। इसे आप अप्लाई करो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है ना, तब ये वाला अप्लाई करो। मतलब आपके पास और लगा के और भी कंडीशन है, और लगा के और भी कंडीशंस है, तो पूरा का नॉट लगाओ, बीच में नॉट इक्वल टू यूज मत करो। एक सिंगल कंडीशन है तो चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है एवरी टाइम वो करो। सिंगल कंडीशन है तो नॉट इक्वल टू लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोर देन वन कंडीशन से और से अटैच है तो ऐसा रिस्क मत लो, क्योंकि आप और को एंड में करना भूल जाओगे, कंफर्म है ये भूलना। इससे अच्छा है कि मल्टीपल कंडीशंस को एक ब्रैकेट में डालो, नॉट लगा दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है उदीप, क्लियर हो रहा है? यस सर। बाकी की स्ट्रिंग की पूरा लाइव स्ट्रीमिंग का 10 वीडियोस, 10 क्वेश्चंस हैं, पूरा मैंने किया और मेरे नोट्स में भी हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको कर लेना, उससे हो जाएगा। बाकी का हमने बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। हम सेक्शन ए पर आने वाले हैं क्योंकि 5 मिनट रह गए, हाफ एन आवर होने में, तो इसलिए जल्दी से इसे भी डिकोड करते हैं। अगर हम इसकी बात करें 2D एरे की, तो 2D एरे में अगर आप सिलेबस में देखोगे तो ज़्यादा डीप में नहीं है। बस वही बोल रहे हैं कि सम ऑफ द एलिमेंट, सम ऑफ रो, सम ऑफ कॉलम्स, और सम ऑफ डायगोनल्स, लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल्स। तो इसी से ही रिलेटेड थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन देंगे, ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन में मत जाओ। पहला पॉइंट तो ये, 2D एरे अपने आप में थोड़ा सा टफ प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें नेस्टेड लूप लगता है। और नेस्टेड लूप जो आप पैटर्न्स करते हो ना, वैसे देखा जाए, जो आप पैटर्न्स में डरे होते हो ना, पैटर्न्स, ये जो 2D एरे हम करते हैं, वो पैटर्न्स की जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो 2D एरे के लिए ही करते हैं। जैसे आपको लगता होगा जब आपने 9th स्टैंडर्ड में पैटर्न किए, कि ऐसे अलग तरीके से प्रिंट करने में फायदा क्या होता है। फायदा यही होता है कि पैटर्न्स करने से हमारा 2D एरे स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। वैसे तो इन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इन्होंने पैटर्न डाल दिया स्पेसिमेन पेपर में। पैटर्न डाला मतलब पैटर्न आएगा, राइट। बट मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स में मतलब गलत भी हो सकता हूँ, बट 95% मैं श्योर हूँ, पेपर देखने के बाद देखेंगे पैटर्न आया या नहीं। पैटर्न प्रोग्राम नहीं आएगा, पता नहीं मैं क्यों श्योर हूँ, बट मैं श्योर हूँ पैटर्न प्रोग्राम नहीं आया है, जबकि स्पेसिमेन पेपर में पैटर्न प्रोग्राम दिया है। एक तो ये है कि स्पेसिमेन पेपर में पैटर्न दिया है, तो हो सकता है नेस्टेड मतलब ये बोर्ड एग्जाम में पैटर्न नहीं आएगा। अभी प्रीलिम्स वगैरह में आ सकता है, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और पैटर्न हम जो करते हैं वो 2D एरे के लिए करते हैं, इसलिए 2D एरे का क्वेश्चन अब एक्टिव कर दिया है, पहले एक्टिव नहीं था, इसलिए पैटर्न आना कंपलसरी था। और अभी पैटर्न बहुत कम आ सकता है, बट पैटर्न की प्रैक्टिस है तो 2D एरे आप इजीली कर दोगे। और 2D एरे में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। सम ऑफ इवन एलिमेंट हो गया, सम ऑफ ऑड एलिमेंट हो गया, ओके, एंड सम ऑफ प्राइम नंबर हो गया, मतलब छोटा मोटा, प्राइम तो थोड़ा फिर भी बड़ा हो जाता है, बट स्टिल प्राइम नंबर और फैक्टोरियल वगैरह ये हम कर चुके हैं। अम, तो बस ये है कि ज़्यादा डीप पे नहीं जाना है। 2D एरे के 10 प्रोग्राम्स कर लो, बेसिक्स वाले, जिसमें आपके इंक्लूड हो जाते हैं एक तो सम ऑफ रोज, सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ इवन एलिमेंट, सम ऑफ ऑड एलिमेंट हो गया। एंड मैं आप लोगों से अभी इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा लेंदी टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं अपनी तरफ से ही सारा चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर। डायगनल्स हो, प्रिंट द डायगनल्स, सम द डायगनल्स, लेफ्ट डायगनल, राइट डायगनल्स, एंड प्रिंट द डायगनल्स, बस। ओके, फ्राइडे आपका पेपर है, अब दिल्ली का फ्राइडे को पेपर है, तो थर्सडे को थर्सडे को मैं 8 o'clock क्लास रख सकता हूँ, बस मुझे रिमाइंड करा देना। 9 o'clock तो नहीं होगा, 9 o'clock मेरा क्लास रहता है दूसरे स्टूडेंट्स का। तो थर्सडे हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे
एग्जाम्स के लिए। तो जो थर्सडे को 8 o'clock फ्री रहेगा, क्योंकि 8 to 9 मेरे पास क्लास नहीं है, तो 8 to 9 में ले सकता हूँ। ओके। सर ईशान, मयंक और ध्रुव भी ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि उनका भी एग्जाम है मेरे साथ, क्योंकि हमारे तीनों स्कूल एक साथ पेपर सेट करेंगे। ओके। हाँ मतलब देखो, वो तो एक बच्चा भी रहेगा तो भी मुझे कराना है अगर एग्जाम है तो। बट उसमें भी जरूरी नहीं कि जिसका पेपर है वही ज्वाइन करेगा, जिसका पेपर नहीं है और 8 o'clock फ्री है, कोई इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही। जैसे अभी मैं कुछ नया ये बता रहा हूँ, अभी तक की हमारी बस प्रैक्टिस चल रही थी, अभी मैं इसमें कुछ नया बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 2D एरे का भी लाइव स्ट्रीमिंग वाला वीडियो है। आप सोचोगे वीडियो 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 बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन करा पाऊंगा। एक ये है कि मैं एक आइडिया जनरेट कर दूं, उस पर डिपेंडेंट आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। और एक ये है कि मैं केवल एक क्वेश्चन करा दूं, तो केवल एक ही क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि सबसे पहले जरूरी है माइंडसेट, कि आप किस माइंडसेट से पढ़ रहे हो। ओके। इसलिए मैं वो थोड़ा सा आपका माइंडसेट तैयार कर रहा हूँ। आपका जो डर है, फियर है, उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डरना नहीं है 2D एरे का। क्योंकि कुछ लोग तो बहुत इजी 2D एरे का क्वेश्चन आता है, बट वो उनके माइंड में ना पहले से बैठा होता है कि हम 2D एरे नहीं कर पाएंगे। तो 2D एरे का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, घर पर आकर देखते हैं अरे 2D एरे तो बहुत ईजी आया था। तो इसलिए पहले से कुछ भी सेटअप नहीं करना है कि मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वगैरह वगैरह। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर सेम फोकस करना है, देखना है कि एग्जैक्टली exactly क्या क्वेश्चन आया है। जो आपका फियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैटर्न से डर है, या नंबर सिस्टम से डर है, फंक्शन ओवरलोडिंग से डर है, उसे बहुत अच्छे से पढ़ो, देखो कहीं इजी तो नहीं आ गया है। क्योंकि जिससे हम डरते हैं वही इजी आ जाता है कभी कभी। ओके। और जो हमने बहुत प्रैक्टिस किया होता है वो टफ आ जाता है, और वो कर भी नहीं पाते हम। और ये डक नंबर का आ गया, डक नंबर आल्सो है इजी। वो जो 10 क्वेश्चंस का मैंने बनाया था वीडियो डिजिट से रिलेटेड, वो वीडियो इंपोर्टेंट है इसके लिए यहाँ पर। तो ये वाला क्लियर हो गया। तो हमें सेक्शन बी में अगर देखा जाए, तो एक अगर समरी तैयार की जाए, तो क्या समरी तैयार हो रही है यहाँ पर। एक समरी तैयार करते हैं यहाँ पर। पहला, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या था, बबल सॉर्ट, नहीं सिलेक्शन सॉर्ट। तो इसके आगे के पता ही है, बबल सॉर्ट हो गया, लीनियर सर्च हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो एन नंबर ऑफ इनपुट हो सकता है। वहां पर हमने एक चीज नहीं किया था फॉलो, कि यहाँ पर बस मैंने यहाँ पर 10 को नोटिस तो किया था, बट मैंने ये नहीं बोला था कि एन नंबर्स के लिए भी आ सकता है। तो यू नीड टू रिमेम्बर एन नंबर्स आल्सो। ओके। एंड थर्ड पॉइंट हमारा था स्ट्रिंग से रिलेटेड। वैसे ना ज्यादातर मैंने बोर्ड पेपर्स को फॉलो किया है, तो उसमें वर्ड रिलेटेड प्रोग्राम बहुत कम आया है स्ट्रिंग का। शायद ही कोई मिला है मुझे वर्ड से रिलेटेड। सभी वो कैरेक्टर एक्सट्रैक्टिंग ही हैं, वर्ड्स के ज्यादा नहीं आते, बट स्टिल हम प्रैक्टिस करेंगे। बट कैरेक्टर बेस्ड वाले प्रोग्राम्स को पहले ऑपरेट करेंगे। एंड फोर्थ था 2D एरे। एंड फिफ्थ था हमारा, फिफ्थ कौन सा था, डिजिट बेस्ड, नंबर बेस्ड। वैसे ये जो स्पेसिमेन पेपर है ना, आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, काफी बच्चे फिर नंबर बेस्ड प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग में पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे, जबकि मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं मना कर रहा हूँ। और मना करने का मतलब ये नहीं है कि वो करना ही नहीं है, गलत मत ले जाना मेरी बातों को। बस प्रायोरिटी अलग सेट कर दी है कि नंबर बेस्ड प्रोग्राम, सीरीज और पैटर्न को सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है, जिससे कि आप 2D एरे, 1D एरे, देखो 2D एरे और ये आ गया 1D एरे। तो एरे के दो प्रोग्राम्स हो गए, तो एरे से दो प्रोग्राम हो गए, एक स्ट्रिंग का हो गया, एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हो गया, 4 प्रोग्राम्स हो गए। और अगर इन प्रोग्राम में से कुछ गड़बड़ होती है, तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब प्लान बी बना के चल रहे हैं। नंबर सिस्टम का भी मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, सीरीज का भी प्रैक्टिस कर पाऊंगा, पैटर्न का भी प्रैक्टिस कर पाऊंगा, बट कम। ओके, इजी क्वेश्चन आ गया देन हम करेंगे, नहीं आया तो इनमें से हो ही जाएगा। ये है हमारा मतलब टारगेट। अब इस टारगेट के बेसिस पर आप कैसे जाते हो वो देखेंगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन ए पर। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, फंक्शन ओवरलोडिंग में इन्होंने अब फंक्शन ओवरलोडिंग में कुछ अजीब करना स्टार्ट कर दिया, जो मैंने नोटिस किया है, फॉलो किया है।
कि पास्ट ईयर्स में क्या करते थे कि अगर ओवरलोडिंग का कोई प्रोग्राम देना है तो उसमें वो एक जैसा टास्क रखते थे। मतलब अगर पहला सीरीज का है तो दूसरा भी सीरीज का होता था, तीसरा भी सीरीज का ही होता था। आपने नोटिस भी किया होगा। अगर फॉर्मूला बेस्ड है तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड, ये भी फॉर्मूला बेस्ड, और एक और कभी तो दो देते हैं, कभी वन थ्री देते हैं। अब टू क्यों देते हैं? अगर हैवी टास्क है तो दो ही देंगे, नॉर्मल टास्क है तो थ्री ऐड कर देते हैं, डिपेंड कि कितना बड़ा टास्क है। अब थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। वो ज्यादा से ज्यादा आपके लॉजिक्स को देखना चाहते हैं। तो पहले तो ये था अगर स्ट्रिंग का दिया है तो ये भी स्ट्रिंग का होगा, ये भी स्ट्रिंग का होगा। अभी आप नोटिस कर रहे हो ये पैटर्न्स का है और ये डिजिट्स का है, नंबर बेस्ड है। तो दो अलग अलग लॉजिक्स हो गए। अभी सोचो एक बंदे का पैटर्न वीक है, डिजिट स्ट्रांग है, या डिजिट स्ट्रांग है, पैटर्न वीक है। 15 आउट ऑफ 15 तो नहीं आ पाएंगे ना, 7 8 या 9 रह जाएंगे, क्योंकि कुछ तो अटेम्प्ट करेगा जिसके बेसिस पर 10 आउट ऑफ 15 रह जाएंगे उसके, कोई भी एक पार्ट अगर उसका वीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग लोडिंग पर हम इसलिए रिलाई नहीं कर सकते। फंक्शन ओवरलोडिंग पर, फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए ऑलराउंडर होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ना अरे यार फंक्शन ओवरलोडिंग तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देख देख कर आप खुश हो रहे हो कि फंक्शन ओवरलोडिंग ना बहुत इजी है। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हो, फॉर्मूला बेस देख रहे हो, और भी देख रहे हो, करंट ईयर्स के देखो जरा कि क्या हो रहा है करंट ईयर्स में। ज्यादातर मैंने देखा है कि एक पैटर्न दे दिया, एक सीरीज दे दिया, सीरीज दे दिया या नंबर सिस्टम दे दिया, मतलब दोनों में अलग अलग टास्क दे रहे हैं। तो अलग अलग टास्क का ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप टोटली उसमें स्ट्रांग हो, राइट? तो आई थिंक मेरा मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हो गया सेक्शन बी, जिसमें मैंने कुछ भी सॉल्व करके नहीं दिखाया, आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की है। ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सॉल्यूशन तो हर कोई दे देगा, गाइडेंस उस टाइप की नहीं मिल पाती तो हमारा माइंड सेट सेट नहीं हो पाता, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करोगे? थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करो। और जो गाइडेंस मैं वीडियो में दे चुका हूँ स्पेसिमेन पेपर वाले में, वो उससे थोड़ा सा अलग ही रहेगा, उसको थोड़ा सा हटा देंगे। क्वेश्चन वन में मैं ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ कि एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म आपको करना है। इसलिए अभी हम इधर नहीं जा रहे हैं, हम सीधा आ रहे हैं इस क्वेश्चन पर। इधर भी मैं गाइड कर चुका हूँ कि इधर आपको रिलेशनल, लॉजिकल, अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर याद रखना है। अब इसमें एक्स्ट्रा ये है कि टर्नरी ऑपरेटर, वहां पर केवल ऑपरेटर के नाम याद रखना बताया है, बट यहाँ टर्नरी ऑपरेटर, ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत तो याद है मुझे कि मैंने स्पेसिमेन पेपर में क्या क्या बताया है। तो मैं उन पॉइंट्स को टच ना करके थोड़ा सा अलग तरीके से टच करूंगा कि ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी है तो बाइनरी भी होगा और यूनरी भी होगा। तो जब मैंने स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करवाया तो इनके बारे में बताया कि इनके आप ऑपरेशंस याद रखना, ऑपरेटर्स याद रखना। बट अभी मैं बता रहा हूँ टर्नरी, बाइनरी, यूनरी। यूनरी के एग्जांपल्स बताइए जरा, कौन कौन से होते हैं? प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लस प्लस, माइनस माइनस, और ये तो हो गए बेसिक्स वाले। दो और हैं यूनरी के अंडर में आते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं और कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करते हैं। वो क्या है? इसलिए मैं ज्यादातर कंफ्यूजन्स पे बात करूंगा। आज का जो क्लास है वो कंफ्यूजन से रिलेटेड है, कंफ्यूजन्स पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। बताओ, किसी को नहीं पता यूनरी के और टू ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? मैं सीधा यूनरी का पूछ रहा हूँ, बाइनरी का पूछूंगा आप बता दोगे जल्दी। टर्नरी का तो मैंने बता ही दिया। चार भी आपको भी नहीं पता? सर नॉट शायद। नॉट राइट। अब तीन हो गए, नॉट मेरे डिक्शनरी में नहीं था, बट ये लॉजिकल नॉट है, मतलब लॉजिकल यूनरी ऑपरेटर। जो नॉट है ना, वो लॉजिकल यूनरी हो गया एक तरह से। अभी भी दो बचे हैं, मतलब इसमें तो इज कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू है क्या उसमें? नहीं, सर शॉर्ट हैंड। नहीं, शॉर्ट हैंड में सर हम्म, पोस्ट ऑपरेटर्स, बट वो भी नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस में ही आएंगे ना। एग्जैक्टली वो उसी में आ गया, मतलब वो जो प्री पोस्ट वो इसी में आ गया, प्लस प्लस माइनस माइनस में आ गया। सर ग्रेटर देन इक्वल टू। वो बाइनरी में आएगा, देखो, ग्रेटर देन, लेस देन,
और ये सब बाइनरी में, मतलब बाइनरी का मतलब होता है दो ऑपरेटर। देखो ए ग्रेटर देन बी, दो ऑपरेटर हो गए ना। और टर्नरी में थ्री होते हैं। एक कंडीशन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, फिर होता है ट्रू एक्शन, फिर कॉलन साइन, फिर फॉल्स एक्शन होता है। तो वी हैव थ्री ऑपरेंड्स, वन, टू एंड थ्री। एंड यहाँ पर वन एंड टू। यूनरी में आप नोटिस करोगे जब आप प्लस प्लस करते हो तो ए लिखते हो ना केवल, तो वन ऑपरेंड होता है। यूनरी में वन ऑपरेंड होता है, बाइनरी में टू ऑपरेंड्स होते हैं, टर्नरी में थ्री ऑपरेंड्स होते हैं। तो और दो ऑपरेटर कौन से हैं जिसमें वन ऑपरेंड होता है? तो मीटिंग ऑफ होने वाली है, तो जल्दी से बता दो। और अगर मीटिंग ऑफ हो जाए तो ज्वाइन कर लेना जल्दी से, यहीं से कंटिन्यू करेंगे वहीं सर पर। इक्वल इक्वल। नहीं, डबल इक्वल टू में भी दो होंगे ना, एल एच एस आर एच एस। यूनरी का पूछ रहा हूँ मैं, मतलब जो आप ऑपरेटर बोल रहे हो उसे ध्यान में रखो क्या है। चलो हम मीटिंग ऑफ कर देते हैं पहले, और सीधा आप ज्वाइन करो, नहीं तो बीच में फिर वो एकदम से टर्मिनेट हो जाता है। और कहाँ से मिला? देखा क्या कहीं से? सर मैंने सोचा कि खाली एक ऑपरेटर है तो हमने प्लस प्लस में सिर्फ प्लस नहीं ले। वैसे क्या बोला था? मैं सोच रहा हूँ शायद आपने सही बोला था। क्या बोला था इससे पहले? सर प्लस और माइनस। प्लस और माइनस? कौन सा वाला प्लस? मतलब ए प्लस बी वाला? यस सर। तो ये तो यूनरी बाइनरी हो गया ना डियर। सर बट अभी सिर्फ प्लस। चारवी को हिंट मिल गई आई थिंक। चारवी पता चला क्या? यहाँ पर होगा प्लस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि जब आप पॉजिटिव नेगेटिव बताते हो, जैसे आपको माइनस ए बताना है, तो आप एक ही ऑपरेंड यूज करोगे ना। तो प्लस और माइनस नॉट, मतलब जो प्लस और माइनस है वो केवल साइन के लिए। अगर आप साइन की बात कर रहे हो तो यूनरी सही है, लेकिन अगर आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो वो आएगा यहाँ पर। तो ये दो ऑपरेटर कंफ्यूजिंग है, आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस और माइनस यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग। तो ये हमने डिकोड किया आज की क्लास में। मतलब ये चीज नहीं की थी ना हमने स्पेसिमेन पेपर में। जो आप काफी लोगों ने सॉल्यूशन देखा होगा मेरा स्पेसिमेन पेपर का, नीचे टर्नरी ऑपरेटर ही दिया है, हमने पूरा टर्नरी कर लिया अच्छे से। एंड अब आते हैं व्हेन द प्रिमिटिव। यहाँ पर बॉक्सिंग ऑटो बॉक्सिंग बहुत बहुत अच्छे से बता चुका हूँ ऑलरेडी स्पेसिमेन पेपर में, वो वीडियो तो देखा ही है। तो अब हम बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में बात नहीं करेंगे, बहुत अलग तरीके से और अच्छे से, बिल्कुल माइंड में जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे मैंने बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग आई थिंक आपके माइंड में इंस्टॉल कर दिया है। वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो तो वहीं से आपका डिस्कशन हो जाएगा। बट वहां पर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात नहीं हुई थी। तो अभी हम एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। एक्सप्लिसिट में हमेशा जो कन्वर्जन होता है वो स्मॉल और बिग। बिग का डेटा स्मॉल में आता है तो आपको एक्सप्लिसिट लगता है। अगर बिग का जो डेटा है वो आप स्मॉल में एंटर करोगे, स्मॉल डेटा और बिग डेटा टाइप भी ऐड कर लो इसमें। और इम्प्लिसिट में बिग डेटा टाइप इज इक्वल टू स्मॉल। तो स्मॉल को जब आप बिग में स्टोर करोगे तो इम्प्लिसिट होता है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। लाइक आप यूज कर रहे हो डबल, ए इज इक्वल टू बी, और बी जो है वो इंटीजर है, सपोज इंट बी इज इक्वल टू 10। तो बी का डेटा ए में इजिली आपका स्टोर हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। बट अगर आपके पास डबल में वैल्यू है ऑलरेडी, है ना, डबल में वैल्यू है, डबल ए इज इक्वल टू 10.5, और आप उसे इंटीजर में स्टोर करना चाहते हो, इंट बी इज इक्वल टू ए, तो क्या होगा?
नहीं होगा कन्वर्ट, एरर आ जाएगा, क्योंकि आप जो बड़ा डेटा है, जो ए है बड़ा, वो बी के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा, आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए मुझे इंट लिखना होगा या डबल लिखना होगा? क्या लिखना होगा कन्वर्ट करने के लिए? यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये इम्प्लिसिट है और ये एक्सप्लिसिट है। ओके। तो क्या लिखना होगा? अरे कोई भी बता दो, मतलब इट्स नॉट अ स्पेसिफिक। मोनिरा आप बताइए, और दीप, चारवी, योर नंबर। सो आपने क्या पूछा, मैंने सुना नहीं। क्या कर रहे हो आप? मतलब जब आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करोगे, इंट बी इज इक्वल टू, मैंने ए लिखा है, तो इस ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना होगा? डबल। वाओ। मुझे सॉरी, इंट। इंट इंट। उम्मीद नहीं थी। तो थोड़ा सॉरी। समझ के बोलो, दिमाग और कहीं पर है। ओके। तो ये तो हो गया पूरा हमारा एक्सप्लिसिट, और ये हो गया हमारा पूरा इम्प्लिसिट। ये मैंने स्पेसिमेन पेपर के सॉल्यूशन में नहीं बताया था, तो ये मैंने उसे डिकोड कर दिया एक तरह से। तो मतलब जहां पर 10 क्वेश्चन से, ये समझो आपके 30-40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्योंकि काफी अलग अलग चीजें पता चल गया यहाँ पर। एंड कैरेक्टर एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स, इसका मतलब कैरेक्टर का साइज आपको पता है, तो इसका आप इजिली बता दो कि कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है, तो ये 20 बाइट्स हो गया, है ना? तो अगर लेकिन यहीं पर इंट होता, डबल होता, बूलियन होता, तो हमें पता होना चाहिए उनका साइज। अगर उनका साइज पता होगा, आप इजिली आंसर कर सकते हो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? साइज ऑफ डेटा टाइप। सबका डेटा टाइप आप याद करके जाना अच्छे से। तो उदीप, आपको याद है ये सबका डेटा टाइप अलग मतलब कल के लिए, या याद करने वाले हो? सर आता है। ओके, चलो ये याद है, क्लियर है। मैंने इसका शॉर्टकट बताया था एक, वो शॉर्टकट को ध्यान में रखना। BBSC, इफ और DL 1248। इनका फुल फॉर्म बताओ जरा, कोई भी बताएगा? सब boolean बाइट, शॉर्ट, चार, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। वेरी गुड। तो इससे आप याद कर सकते हो 1248। देखो, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 4 आ गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना है ओनली, 1 लेना है। आप बोलोगे ना ये कैसे याद रहेगा सीक्वेंस, 1248, 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, ऐसा। अब इसी क्वेश्चन को और डिकोड करते हैं और आगे लेके चलेंगे, जो मैंने स्पेसिमेन पेपर में नहीं बताया। बार बार बोल रहा हूँ स्पेसिमेन, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या मैंने बताया है। अब मैंने ही बनाया, तो मुझे थोड़ा बहुत तो याद है हल्का फुल्का, कि स्पेसिमेन पेपर में मैंने क्या बताया है, किस चीज पर ज्यादा फोर्स किया है। वैसे तो मैंने पूरा पिक्चर डिस्प्ले किया है जहां तक मुझे याद है, उसमें काफी चीजें थी। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको और क्या याद आ रहा है जो आपको याद करके जाना चाहिए? बताओ जरा, डिकोड जरूर। आपके पास केवल 30 सेकेंड्स है, ज्यादा नहीं है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज टाइम। साइज हो गया। दूसरा पॉइंट, रेंज। उसका वो नंबर में रेंज है ना, वो रेंज। वैसे तो रेंज बहुत कम पूछते हैं, बट रेंज याद कर लो, बाई चांस आ गया तो क्या करोगे? और और क्या? डिफॉल्ट वैल्यू, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। क्या है? डिफॉल्ट वैल्यूज। ओके। कैर का डिफॉल्ट वैल्यू सबसे ज्यादा पूछते हैं, लॉन्ग का पूछ सकते हैं। अगर लॉन्ग का डिफॉल्ट वैल्यू पूछा, जो अभी तक नहीं पूछा है, जो काफी चीजें नहीं पूछी हैं, उन्हीं को मैं पूछता हूँ जिसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। लॉन्ग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, बताओ जरा, एनीवन? 0। यही उम्मीद थी मुझे, जीरो ही बोलोगे। इंट का है 0, बाइट का है 0, शॉर्ट का है 0, लॉन्ग का 0 नहीं है। तो लॉन्ग का क्या है? फंस गए। मैंने लॉन्ग ही क्यों पूछा? शॉर्ट और बाइट पूछ सकता था ना, कुछ तो है लॉन्ग में। लॉन्ग में इतनी पावर है कि, 0L। हाँ, 0L, कैपिटल एल या स्मॉल एल? स्मॉल एल। कैपिटल एल कर दिया तो क्या मार्क्स कट हो?
हम्म, सर नो आइडिया। तो हाँ। कैपिटल है शायद। मतलब आप भी कंफ्यूज हो, वेरी गुड। मेरे नोट्स को फॉलो करो डीपली, जस्ट गो इन डीप। मेरे नोट्स में सब कुछ है, मतलब 95% तक है जो मैं पूछ रहा हूँ वो मेरे नोट्स में है। मतलब कुछ पॉइंट्स मैं ये तो नहीं बोलूंगा पूरा सब कुछ है, बट 95% ज्यादा, ये समझो 100% है नोट्स में, क्योंकि जो आने वाला है एग्जाम में वो तो सब कुछ है। मैं 99% गारंटी ले सकता हूँ जो एग्जाम में आने वाला है वो नोट्स में मिल जाएगा। 1% मैं छोड़ के चल रहा हूँ, जैसे टीवी सीरियल्स में ऐड 0.1% कीटाणु जर्म्स के बारे में वो छोड़ के चलते केस ना कर दें कोई। तो अगर मैंने प्रॉपर बोल दिया कि 100% मेरे नोट्स में है तो आप बाद में मुझे केस कर दोगे कि सर आपने बोला था आपके पूरे नोट्स फॉलो किए थे और ये पॉइंट नोट्स में से नहीं आया। तो इसलिए मैं 1% बोल के चल रहा हूँ कि नोट्स में नहीं है। हो सकता है 1% ना हो, बट जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो नोट्स में है। कैपिटल एल स्मॉल एल दोनों ही चलता है। लॉन्ग का जो डिफॉल्ट वैल्यू है, लॉन्ग के केस में 0 L लिखो या फिर 0 स्मॉल l लिखिए, दोनों चलता है। ऐसे ही 0.0 F कैपिटल हो या 0.0 F स्मॉल हो, दोनों चलता है। 0.0 D, डबल में डी लगा लगा सकते हो, नहीं भी लगा तो भी चलेगा। और 0.0 स्मॉल d दोनों चलता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। वैसे तो डबल में आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलता है, विदाउट डी भी एक्सेप्ट कर लेता है, बट फ्लोट में लिखना पड़ता है। मतलब इस कैपिटल स्मॉल में लास्ट ईयर एक टीचर ने क्वेश्चन सेट किया था, उसके बेसिस पर एक बच्चे का गलत भी हुआ था। मतलब ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन कैपिटल स्मॉल की बेसिस पर, है ना। इसलिए मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको बताते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने बोला डबल को एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा वैल्यू चाहिए, मतलब कौन सा स्कैनर मेथड चाहिए, तो नेक्स्ट डबल हो गया हमारा। इसका मतलब जितने भी डेटा टाइप हैं उनको गेट करने के लिए आपके पास स्कैनर मेथड्स हैं। इट मींस, तो बताओ जरा, बाइट को करने के लिए नेक्स्ट बाइट है, इंट को करने के लिए नेक्स्ट इंट है, सॉर्ट को करने के लिए नेक्स्ट सॉर्ट है, डबल को करने के लिए तो हो ही गया, फ्लोट को करने के लिए नेक्स्ट फ्लोट है। कैर को यहीं पर अगर कैर आ गया, कैर इज अ स्पेशल थिंग, अगर कैर आ गया तो कैर को एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनर मेथड क्या है। सर कैर एट और ब्रैकेट। हाँ, ये स्पेशली sc.next डॉट कैर राउंड ब्रैकेट में 0, है ना। ये आपको याद है, लेकिन ऑप्शंस में ये है ही नहीं। ऑप्शंस में है sc.next और sc. नेक्स्ट केयर, और बाकी के भी दे रखे हैं। तो इसमें कौन सा चूज करोगे, sc.next चूज करोगे, क्योंकि नेक्स्ट में से ही तो हम निकाल रहे हैं ना कैर। इफ ऑप्शन नॉट गिवन, बट अगर नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो फिर नन ऑफ दीज लगाना है। वो मेन चीज है, बेस्ट चूज करना होता है। क्योंकि जो कैर एट आप यूज कर रहे हो, एट भी आएगा सॉरी, ओके। तो डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। स्पेशली तो इसका जो फंक्शन है वो sc.next है। कैरेट एक्स्ट्रा फंक्शन लगा रहे हैं उसका कैरेक्टर निकालने के लिए। तो कंप्लीटली है, वैसे तो कंप्लीटली आएगा, बट वो कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, मैं उस पर रिसर्च करता रहता हूँ और आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। अब आपको समझ में आ गया स्कैनर के सभी मेथड, जो 8 मेथड्स हैं उन्हें करना है। बूलियन के लिए क्या करेंगे, बूलियन गेट करना है मुझे। बूलियन की लिए कौन सा है, क्या हुआ, नेक्स्ट बूलियन नहीं है, मतलब बूलियन के लिए कोई हम स्कैनर नहीं। तो हाँ, हाँ, याद रखना नेक्स्ट बूलियन मत कर देना। तो ये है कि थोड़ा सा आप अगर डीपली स्टडी नहीं करते हो तो ऐसे फंस जाते हो, ये फंसाने वाले पॉइंट्स हैं। आपको पूछ लिया मेथड ऑफ द स्कैनर क्लास यूज टू एक्सेप्ट बूलियन वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो नेक्स्ट बूलियन भी लिखा हुआ है वहां पर, नेक्स्ट बूलियन, और आपने नेक्स्ट बूलियन टिक कर दिया और आप खुश हो। तो और डिपेंड करेगा वो तो, और क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, नन ऑफ दीज दिया हुआ तो नन ऑफ दीज लगाएंगे, या फिर उन्होंने बोला है देयर इज नो मेथड टू गेट अ बूलियन तो वो लगा देंगे। तो डिपेंड कि ऑप्शंस वो क्या बनाएंगे इस क्वेश्चन पर। तो स्कैनर का कोई मेथड नहीं है, होगा तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हो बट सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बूलियन का तो नहीं किया है ना हमने। तो जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसका कोई हम आंसर
नहीं देंगे। तो क्या ये मतलब सही लग रहा है पैटर्न स्टडी करने का? अजीबोगरीब तो नहीं है? ऐसा करना चाहिए या नहीं? क्योंकि अभी ये मैं फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ इस टाइप से आपकी क्लास में। तो मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, बहुत एक्सपेरिमेंट आएंगे। 100 पर हम ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। मेहनत लगेगी 100 तक लाने के लिए आप लोगों को। मतलब मुझे मेहनत लगेगी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि आप लोगों को अलग अलग तरीके से, जिस टाइप से टीचर कंफ्यूज करने वाला है बोर्ड में, उसके सभी जो लॉजिक्स हैं उसको डिकोड करना, कि उसके माइंड में क्या क्या आ सकता है। उसके माइंड में जो भी आ सकता है उसको पूरा हम डिकोड करेंगे। तो जब हम पूरा डिकोड कर लेंगे तो घर पर आकर ये नहीं हो कि सर इस वजह से हमारा रह गया। क्योंकि कुछ पास्ट ईयर्स में ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों का के ऊपर मैंने छोड़ दिया, बेसिक्स लॉजिक्स मैंने उनके ऊपर छोड़ दिए कि चलो ये तो आपका हो गया, 1 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी इसको क्या रिवाइज करेंगे। बिफोर एग्जाम में हैवी हैवी लॉजिक्स पूरा रिवाइज करवाता था, लेकिन उनके मार्क्स कहाँ चले जाते थे? 2-3 मार्क्स, मतलब 95 आ गया। 5 मार्क्स कहाँ पर कट हुए? कि वो छोटे छोटे लॉजिक्स जो मैंने छोड़े थे, जो उनके भरोसे पर, कि जो बहुत इजी थे, वहीं पर उनके गलत हो गए। फिर मैंने तब से ये सोच लिया है, ना इजी छोड़ना है ना टफ छोड़ना है, बताना सब है। इजी एंड टफ सब कुछ बताना है मुझे। मैं ये नहीं सोच कर छोड़ूंगा कि ये तो इजी है, ये तो आपको आता ही है तो उसे छोड़ दो। नहीं, इजी एंड टफ कुछ नहीं होता। जो आपको नहीं आता है वो भले ही इजी हो, वो आपके लिए टफ है। तो तब से मैंने बस अपने हाथ में ले लिए सब चीज कि मुझे सब कुछ बताना है बिफोर एग्जाम। सब कुछ बता तो नहीं सकते, बट स्टिल मैं पूरा 24/7 आपके साथ में रहूंगा। जिसको जितना रहना है मेरे साथ में वो उतना रहेगा। ओके, एक्टिव रहूंगा मैं कंप्लीटली। अब यहाँ आते हैं, कौन सा कीवर्ड नहीं है? ओ सॉरी, विच इज कीवर्ड। तो इनमें से कौन सा कीवर्ड है? केस। Yes. केस कीवर्ड है ना? बाकी का तो सब, ये देखो क्वेश्चन भी कैसा सेट किया है, मतलब वो चाहते हैं कि बच्चा इसका आंसर सही करे। मैं ऑप्शन ऐसा सेट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका गलत हो। मेरा माइंडसेट हमेशा ये रहता है। आपने मेरे टेस्ट पेपर में देखा होगा, ऐसे ऑप्शन सेट करता हूँ कि आपका गलत होना ही है कुछ क्वेश्चंस में। तो यहाँ तो गलत होने का चांस ही नहीं है। यहीं पर कुछ ऐसे वर्ड्स देते जैसे इफ दे दिया, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे, जबकि ये कीवर्ड नहीं है। अगर स्मॉल इफ देते तो ये कीवर्ड है, कैपिटल आई लिख दिया इसलिए कीवर्ड नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग हो गया। अब यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो इन शॉर्ट, ये जो कैपिटल इफ है ये कीवर्ड नहीं है, और स्मॉल इफ कीवर्ड है। और ब्रेक दे दिया सपोज, लेकिन कैपिटल कर दिया, तो ये भी कीवर्ड नहीं है। मतलब कीवर्ड जैसे आपको वर्ड दिए जो आपने फॉलो किए हैं, और आपने पढ़ा भी है कि दिस इज अ कीवर्ड, बट स्टिल वो कीवर्ड में कंसिडर नहीं हो रहा है क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। बट यहाँ तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, और बहुत इजी बनाया है इन शॉर्ट। राउंड एंड सील। राउंड एंड सील के लिए, राउंड में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, सीधा 0.5 से ऊपर है बढ़ा दो, 0.5 से कम है कम कर, मतलब एज इट इज रखो। सील एंड फ्लोर में नेगेटिव पॉजिटिव की बेसिस पर जाना है। तो ये कल का टॉपिक याद रहेगा जो हमने कल डिस्कस किया था, है ना? तो मैं अब बार बार उस चीज को बोलता रहूंगा क्योंकि वहां पर मुझे लगा कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ज्यादा से ज्यादा। इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा? 7.0। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4.0। तो आंसर क्या हो गया? 11.0। क्या ये सही है? गलत तो नहीं कर दिया मैंने? तो सही है। अब यहाँ फिर भी चलो बना पार्ट कि 11 और 11.0 में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि क्या लगाए। तो उसे अगर रिटर्न टाइप पता है तो वो लगा सकता है इसका सही। बेसिकली आपको बताना है यहाँ पर। अब नया पार्ट, चलो अच्छा है, याद आ गया। आपको बताना है रिटर्न टाइप, सील एंड राउंड का रिटर्न टाइप बताना है क्या होगा। सर डबल। दोनों का? हाँ, दोनों का डबल। श्योर? नहीं, मैथ्स डॉट हमने शायद हिंट है। नहीं, डबल ही है शायद। इसका इंट है। इसका आंसर ये आएगा, 7 आएगा एक्चुअली। कल ही तो किया था, याद आया? बट उसमें शायद कल तो कन्वर्ट कर दिया था आई थिंक, याद नहीं है। बट राउंड का इंट होता है, याद रखो। सील एंड फ्लोर का डबल होता है।
इट मीन्स यहाँ पर नोट क्या है आपके लिए कल के लिए उदीप, इस चीज को ध्यान रख लेना, ये आ सकता है कल। रिटर्न टाइप ऑफ ऑल मेथड्स, नीड टू लर्न रिटर्न टाइप ऑफ ऑल। ऑल मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आ गए, मतलब टाइप बता दो, सारा नाम नहीं बताना है। मैथ्स के फंक्शंस आ गए सभी, स्ट्रिंग के फंक्शंस आ गए, कैरेक्टर फंक्शंस आ गए। कैरेक्टर फंक्शंस, वैसे इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी है, लॉन्ग वीडियो भी है, और देन वहां से भी कवर हो जाएगा और मेन नोट्स में भी है। तो उदीप, आपको सभी मेथड्स के रिटर्न टाइप याद हैं क्या? उदीप है भी या नहीं? ज्वाइन नहीं किया क्या उसने? नहीं, केवल आप ही लोग हो। चलो छोड़ो, फिर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको आपको दिया है हेलो, तो यहाँ पर किस टाइप की एरर देखने को मिल रही है? सर सिंटैक्स एरर की। सिंटैक्स एरर, वाई? सर वो कॉलन नहीं, कॉमा नहीं है, सेमीकोलन। सेमीकोलन, दैट्स कॉल्ड सेमीकोलन, नॉट सेमीकोलन। सेमीकोलन इज मिसिंग, मतलब सिंटैक्स एरर। अब आपको ना मैं एक कोड लिखूंगा, उस कोड में विद इन 5 सेकेंड आंसर देना है। मैं लिखूंगा, आपको आंसर देना है। यही खेल है यहाँ पर। क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ है मैं जो लिखूंगा। ओके। तो मैं क्या लिखूं सोचता हूँ जरा, बट जल्दी आंसर करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। सोचोगे तो हो सकता है आंसर सही हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में माइंड में क्या आएगा मैं वो जानना चाहता हूँ। इसका एरर क्या होगा? सर लॉजिकल। वाई? सर नो एरर। इसका एरर ही नहीं होगा। जनरली लॉजिकल तो नहीं आना चाहिए था इसका आंसर, इसका आंसर आना चाहिए था रन टाइम, जो कि गलत है। क्योंकि जब भी डिवाइड बाय जीरो होता है, नॉर्मली काफी बच्चों को ये रटा होता है कि जीरो से जो डिविजिबिलिटी होती है वहां पर रन टाइम एरर होता है, जबकि मैंने जीरो से डिवाइड नहीं किया। देखो, अगर मैं 10/0 लिखता हूं तो डेट इज अ रन टाइम एरर, डेट इज करेक्ट। सॉरी, यहाँ ये जीरो, 10/0 अगर मैं लिखता हूं, 10/0 अगर मैं लिखता हूं तो रन टाइम एरर है। मैंने क्या कर दिया, इसे फ्लिप कर दिया। अब मैंने फ्लिप किया है लेकिन माइंड में फ्लिप नहीं होता ना। माइंड तो हमारे इंस्ट्रक्शन में यही है कि जीरो से डिवाइड किया, मतलब डिवीजन में जीरो है तो रन टाइम एरर। तो हो सकता है जब आपने लॉजिकल बोला तो आपके माइंड में शायद रन टाइम हो आप, लेकिन गलती से लॉजिकल बोल दिया। क्या लॉजिकल क्यों बोला आपने? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रन टाइम बोलोगे। चलो, इट्स ओके। बट आप किस टाइप से आपके माइंड के साथ खेला जा सकता है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीपली सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और देखो, वाह, मजे की बात यह है कि नो एरर दिया है, मैंने वो तो ऑप्शन देखा ही नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। वो नो एरर, मतलब मेरा इंटेंशन नो एरर वाला ऑप्शन से नहीं था। मैं तो बस वो रन टाइम एरर में डिवाइड बाय जीरो बच्चे करते रहते हैं, तो उसका उल्टा कर दो, मतलब उल्टा पुल्टा करता रहता हूँ मैं। और एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत तो टीचर चेक करते ही हैं आपके लॉजिक्स वगैरह। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर किस टाइप से एरर जो वो जनरेट करते हैं। और उसमें बहुत ही अटेंटिव रहना है, जितना आप अटेंटिव रहोगे उतना आप अच्छे से आंसर निकाल पाओगे, नहीं तो बहुत बुरी हालत में आप मारे जाओगे। सर लॉजिकल एरर वो दिखा सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। लॉजिकल एरर किस टाइप से बोल सकते हैं? वो लॉजिकल एरर का क्या एग्जांपल है, आप ये पूछना चाहते हो? यस सर। लॉजिकल में ये है कि आपने बोला कि सर दो नंबर्स को ऐड कर दो, और मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये लॉजिकल हो गया। मतलब क्वेश्चन में गिवन है ऐड करना है एंड यू आर डूइंग मल्टीप्लाई। या उन्होंने बोला कि दोनों नंबर्स को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दो। ओके, दोनों नंबर्स को ऐड करके, मतलब ऐड टू नंबर्स एंड
आफ्टर एडिंग टू नंबर जस्ट डिवाइड बाय 10 एंड यू आर राइटिंग लाइक दिस, a प्लस बी डिवाइड बाय 10, है ना, आप ऐसे लिख रहे हो। तो इसमें एक्चुअल में डिवाइड तो b से हो रहा है ना ओनली, यू नीड टू पुट ब्रैकेट, बट आपने ब्रैकेट नहीं डाला, उसमें सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, है ना, देयर इज नो सिंटेक्स एरर। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो सिंटेक्स एरर नहीं है, बट लॉजिकल एरर हो जाएगा, बिकॉज ऐड करके डिवाइड करोगे तो अलग आंसर आएगा, ओनली बी में डिवाइड करके फिर ऐड करोगे तो अलग आंसर आएगा, आंसर आर डिफरेंट। लॉजिकल एरर में क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो नहीं आता है अकॉर्डिंग टू जो भी सिनेरियो उन्होंने टास्क दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो लॉजिकल समझ में आ गया मुनीरा, लॉजिकल क्लियर हुआ? यस सर। ओके। एंड फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एरे इज, सर अब एक्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बट अगेन दे गिव वेरी सिंपल, नहीं सिंपल नहीं, 5 वाला भी दिया है उन्होंने, बट x(6) भी देना चाहिए था, तब थोड़ा सा और कंफ्यूजन जनरेट हो सकता था, है ना। तो ठीक है, मतलब x(4) जो है फिफ्थ एलिमेंट है, तो दैट इज करेक्ट। उन्होंने क्या ऑप्शन दिए डजेंट मैटर, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होने चाहिए थोड़ा सा। सब स्ट्रिंग, इट मीन्स सब स्ट्रिंग के साथ आप बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करो। मैंने नोटिस किया सब स्ट्रिंग ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, तो सब स्ट्रिंग आप अच्छे से रिवाइज करो। 6 दिया हुआ है तो 6 से स्टार्ट होगा और आगे का पॉइंट आ जाएगा, 0 1 2 3 4 सर 5 ऑप्शन बी। एबल आ जाएगा, है ना, डी। ओके, लेकिन अगर 6,7 लिखा होता यहाँ पर, सपोज दे गिव 6,7, तो आंसर क्या होता? सर ए और बी। वेरी गुड, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ए बी आप बोलोगे और फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये गलत है। तो सिर्फ ये आएगा। राइट, तो इसलिए अपना माइंड ओपन करके रखो। ओके, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना वो इंक्लूसिव नहीं होता, तो ये 6 पर ही रुक जाएगा, 6 से स्टार्ट होगा 6 पर रुक जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ए ही आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट हमेशा याद रखो, 7 - 1, मतलब 1 माइनस करना है 6, तो 6 पर रुक जाएगा। ओके, तो ये सब स्ट्रिंग का याद रखना है आपको। अ, फिर है हमारे पास रैपर क्लासेस ऑफ डेटा टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैपर क्लास फॉर द डेटा टाइप कैर, कैर के लिए रैपर क्लास क्या है, बताओ। सर कैरेक्टर। सी, इसका मतलब देखो, मेरा पॉइंट वहां पर करेक्ट हो गया कि वो रैपर क्लासेस याद कर लेना और साइज याद कर लेना, डिफॉल्ट वैल्यू याद कर लेना। यहाँ पर मैंने रैपर क्लासेस दिया बोला था या नहीं? डिफॉल्ट वैल्यू पर हमारा पूरा डिस्कशन हो गया था, रेंज पर हो गया था, साइज पर हो गया था, रैपर क्लासेस रह गया था, यहाँ रैपर क्लासेस भी आएगा। जस्ट यू नीड टू रिमेम्बर रैपर क्लासेस, रैपर क्लास। थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, मैं इसे सेव करके आप लोगों के उसमें ऐड कर दूंगा, मतलब इस टाइप से ये, भले ही थोड़ा सा अब आप लोगों के साथ डिस्कशन हुआ है तो ये समझ में आ जाएगा, इसे सेव करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। अम, इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको लॉजिक्स। एंड तो ये हुआ, एंड क्या का हो गया, इसका मतलब सभी रैपर क्लासेस आपको याद रखना है। एंड रैपर क्लासेस का पैकेज कौन सा होता है, बस जल्दी जैसे ये 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हम क्लास ऑफ कर देंगे। नेम द पैकेज दैट कंटेन्स द रैपर क्लासेस, सर java.lang। java.in, तो दिस इज द करेक्ट। यूटिल में आपके स्कैनर के फंक्शंस होते हैं, और java.lang के बारे में एक बात और होती है कि ये डिफॉल्ट पैकेज भी है। ओके, डिफॉल्ट पैकेज भी है, इसका मतलब आपको इन्होंने क्या सेट कर दिया, पैकेजेस, तो पैकेजेस और रैपर क्लासेस से रिलेटेड और बाकी के जो पैकेजेस हैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ की पॉइंट्स याद होने चाहिए। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फॉलोज विच प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट आ गया। पॉलीमॉर्फोसिस। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो या फंक्शन ओवरलोडिंग हो, ओवरलोडिंग आ गया वहां पर सीधा आप कनेक्ट कर दो पॉलीमॉर्फिज्म, और अगर पॉलीमॉर्फिज्म आ गया उसको कनेक्ट कर दो फंक्शन ओवरलोडिंग से, बस खत्म कहानी। मतलब इन दोनों को इक्वली ट्रीट करो। क्या ट्रीट करना है, पॉलीमॉर्फिज्म है वहीं पर है फंक्शन ओवरलोडिंग, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक ही बात है।
कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन ही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड इंटीजर कांस्टेंट? केवल यही है, ओनली वन इंटीजर। तो इसका मतलब वो डेटा टाइप की जो वैल्यूज है, लिटरल्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो जितने भी आपके अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं उनके लिटरल्स वगैरह याद करना है। और जैसा मैंने बोला था, अच्छा, ये कंपेयर टू का रिटर्न टाइप, मतलब रिटर्न्स पूछ रहे हैं कि क्या रिटर्न करता है व्हेन स्ट्रिंग्स आर इक्वल एंड इन लोअर केस। एंड लोअर केस से मतलब नहीं होता है, अगर इक्वल है तो क्या रिटर्न करेगा? सर ट्रू। जीरो। कंपेयर टू इंटीजर में रिटर्न करता है। कंपेयर टू का रिटर्न टाइप क्या है? इंट, बुलियन नहीं है। अगर यहीं पे इक्वल्स होता तो ट्रू आंसर आता, अभी इस बार जीरो आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ा है, सेकंड स्ट्रिंग छोटा है, मतलब कंपेयर्ड स्ट्रिंग स्मॉल है और जिसे आप कंपेयर कर रहे हो, और जिस स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हो, मतलब S1 डॉट कंपेयर टू S2 है, और ये हमारे पास बिग स्ट्रिंग है और ये स्मॉल स्ट्रिंग है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव आएगा? बस इतना बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव बता पाओगे। अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर पहला वैल्यू बड़ा है दूसरा छोटा है तो पॉजिटिव आएगा। और अगर ये छोटा होता और ये बड़ा होता तो नेगेटिव आता। फिर आपका ये असर्शन वाला आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा। मतलब काफी क्वेश्चन अभी रह गए हैं, टाइम हमारा हो ही गया है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में फॉलो कर लेंगे, क्योंकि काफी चीजें अभी रह गए हैं इसमें। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो कैसा लगा ये डिस्कशन हमारा? सर मेरे बहुत सारे फॉल्ट्स कैच कर लिया मैंने अपने बारे में। ओके, और बाकी का जो इस पेपर था हमारा, सॉल्यूशन आपने पूरा कवर कर लिया है मेरा? इसका सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिमेन पेपर वाला पूरा हो गया आपका? नहीं सर अभी नहीं हुआ है। हाँ, तो उसे करो, क्योंकि आज जो मैंने बताया है डेट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, जो सॉल्यूशन मैंने बताया है आपको स्पेसिमेन पेपर का, उसमें अलग तरीके से, इवन उसमें तो पूरा ही सॉल्यूशन है ना, यहाँ तो मैंने बस टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं ओनली। ओके, यहाँ केवल टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, वहां पर पूरा सॉल्यूशन दिया है प्रॉपरली। ओके, तो उसे आप देखिए, उसे तो सबसे पहले देखना है आपको। ठीक है, ओके सर। 2 आवर्स का है, 2 आवर्स लगेंगे उसमें कंप्लीट करने में।